कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं हैं तो एक और लेक्चर देखते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खैर, वाटर रिसोर्सेज अपलोड कर दिया गया है, और अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आज हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर भी ख़त्म कर देंगे। तो सिलेबस अब मैं जो है काफ़ी फास्ट तरीके से लेके चलूँगा, लेकिन समझ में आपको सब आएगा, मतलब इतना भी फास्ट नहीं, वीडियो फास्ट तरीके से केवल आएंगी। ठीक है, तो खैर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज हम। ओके, तो एग्रीकल्चर, सबसे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे जब मैं लिखता हूं ना तो मुझे खुद को लगता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार बन रही है, तो मुझे ये भी लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम आती होगी देखने में, तो मैं आज से ही इस चीज़ पर भी मैं काम करूँगा। ठीक है, कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। खैर, एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, इस पूरे चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि केवल समझने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। खैर, हम चालू करते हैं। तो प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ओनली परफॉर्म्ड बाय सेल्फ कंजप्शन और सर्वाइवल। देखिए, ये जो फार्मिंग होती है ना, ये खुद के लिए ही की जाती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा रोल नहीं रहता है कि पूरे जमीन जायदाद सबको खिलाना है, ऐसा नहीं, सिर्फ अपने लिए फार्मिंग की जाती है। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मतलब छोटे छोटे जमीनों पर ये फार्मिंग की जाती है, और परफॉर्म बाय प्रिमिटिव टूल्स, हो, डो, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। ठीक है, जैसे जो अगर आप फार्मर टाइप की फैमिली में अगर आप बिलोंग करते होगे, तो आप भी जानते होगे कि आपके गांव में लेबर वगैरह ज़्यादा नहीं लगाए जाते होंगे, आप ही कभी जा काम कर दिए या ऐसे कर दिए, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि छोटे मोटे टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि खुरपी, आपने सुना होगा, खुरपी, कुदार, ये सब जो होता है, इन सब चीज़ों का बस हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बड़ी मशीनों का जो होता है यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम लेबर्स भी नहीं लगाते हैं, लेबर्स में हमारे घर के जो लोग होते हैं वहीं लगते हैं। ठीक है, ये जो फार्मिंग होती है, ये ना तो मतलब ट्यूबवेल्स के द्वारा इसमें पानी दिया जाता है, ना कोई जनरेटर चला के, ना कुछ, ये मॉनसून के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन नेचुरली। ठीक है, कोई भी फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा, तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक खेत है। ठीक है, ये खेत है। ओके, इस खेत में पूरी घास उगी हुई है, पूरी घास उगी हुई है इस पूरे खेत में। ठीक है, इतने हिस्से का क्या किया हमने, घास को निकाला, सिर्फ इतना हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, इतने हिस्से के घासों को हमने निकाल दिया। ठीक है, और यहां पे क्या किया हमने, पेट्रोल डाल दिया। यहां पे क्या डाल दिया हमने, पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, और पेट्रोल डाल के फिर आराम से यहाँ पे आग लगा दिया। आग लगाने से क्या होगा, ये जो जमीन होती है ये और भी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इससे जमीन की फर्टिलिटी को बस बढ़ाया जाता है, और कोई इसका बेसिक रीजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के
बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को डीपा के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे जमीन नाम से जाना जाता है, और वहीं अंडमान एंड निकोबार में भी इसे डीपा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और देखो मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और सेंट्रल अमेरिका में भी इसे मिल्पा के नाम से ही जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसे लाडोंग नाम से जाना जाता है। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, लाडोंग। ठीक है, लाडोंग नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, और देखो वाइनटम में इसे रे नाम से जाना जाता है, RAY। ठीक है, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की। ठीक है, देखिए ये जो फार्मिंग होती है ये भी सेल्फ कंजप्शन के लिए ही होती है, लेकिन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन द हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, देखिए ये जो फार्मिंग होती है सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, लेकिन ये बड़े बड़े जमीनों पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसमें बायोकेमिकल्स, मॉडर्न मशीन्स, इरिगेशन सिस्टम, ट्यूबवेल, सारी मतलब सुविधाएं इधर दी जाती हैं। ठीक है, पीपल नॉट रियली डिपेंड ऑन मॉनसून बट ऑल्सो यूज ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स। ठीक है, यहाँ पे लोग मॉनसून के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं रहते, मतलब डिपेंड रहते हैं लेकिन सिर्फ नहीं मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स के भी ऊपर डिपेंड रहते हैं। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, जिसमें इसमें मतलब लेबर वगैरह लगाए जाते हैं, घर के सदस्य को ही नहीं लेके जाया जाता है। यहाँ पे मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज परफॉर्म विद द मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग ऑफ मनी। ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज हायर डोजेज मॉडर्न इनपुट्स, HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब ये सबसे बड़े स्केल पे ये होता है। ठीक है, इसका पूरा मेन मोटिव तो पैसा कमाना होता है। इसमें सब कुछ मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, HIV सीड्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल, जितनी भी ज़्यादा फैसिलिटी होती है वो कॉमर्शियल फार्मिंग में दी जाती है। तो ये यहाँ पे यहीं ख़त्म होता है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग यार। एक छोटा सा मैं यहाँ पे रिवीजन दे देता हूँ। प्रिमिटिव का देखिए क्या मतलब होता है, तो प्रिमिटिव का सीधा सीधा मतलब होता है सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, मतलब खुद के लिए किया जाता है, स्मॉल लैंड्स पर होता है, और प्रिमिटिव मतलब छोटे बहुत टूल्स का यूज़ किया जाता है। इंटेंसिव का क्या मतलब होता है, तो इसमें मॉडर्न मशीन्स, इनपुट हाई, बड़े ज़मीनों पे यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ कॉमर्शियल का मतलब ये बड़े बड़े मशीनों पर इसको यूज़ होता है। इसका जो मेन पर्पस होता है इसको बेचना होता है। कॉमर्शियल की जो खेती होती है इसको बेचना होता है, इसका मेन पर्पस अर्निंग मनी होता है। ठीक है, तो ये होता है यहीं से ख़त्म। अब हम बात करते हैं प्लांटेशंस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में अब एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं प्लांटेशंस। प्लांटेशंस, ठीक है, प्लांटेशंस इज ऑल्सो अ कॉमर्शियल फार्मिंग। ये जो प्लांटेशंस है ये कॉमर्शियल फार्मिंग ही है। ठीक है, अब देखो, इट इज टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ठीक है, ये जो फार्मिंग होती है इसमें पूरी एक जमीन पर, मतलब अगर ये समझ जाओ 1 हेक्टर का लैंड है तो इस एक जमीन पे अगर राइस उग रही है तो पूरी जमीन जो है ये राइस से ही उगी रहती है। ठीक है, these crops are cultivated over larger areas to be sold as raw materials to industries। ठीक है, यहाँ से जो फसलें को कल्टीवेट करके लार्जर एरिया से, मतलब ये सारी जो फसलें होती हैं यहाँ से कल्टीवेट करके इंडस्ट्रीज वगैरह में इसे बेचा जाता है। इन सब जमीन पे जैसे टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना की खेती की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, हाउ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं इस क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती है वो इंडिया में किस प्रकार से कैसे होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न
इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, 3 क्रॉपिंग सीजन होता है इंडिया में। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जेड सीजन। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन, खरीफ में खरीफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं और जेड में जेड क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये अक्टूबर टू दिसंबर में इनकी ग्रोमेंट होती है। ठीक है, ये विंटर सीजन क्रॉप्स होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज बता देता हूँ। दीज क्रॉप्स आर इन हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, मतलब ये जो इनको बोया कब जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर में, और अप्रैल से जून तक, अप्रैल टू जून के बीच में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, इनमें आते हैं हमारे वीट, बार्ली, पीज, ग्रोन, मस्टर्ड। ठीक है, ये इस टाइप की फसलों को ग्रो और शो किया जाता है। These crops are mainly produced by पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, Throughout these crops are grown in large part of India। देखो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझना कि मैं यहाँ पे रट्टू तोता की तरह बस बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अक्टूबर टू दिसंबर, अप्रैल टू जून, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ों को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सब कुछ नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, ओके। खरीफ क्रॉप्स ये मॉनसून के सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, लगभग जून जुलाई के महीने में। जून जुलाई के महीने में इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, और हार्वेस्ट इनको सितंबर और अक्टूबर तक के महीने में किया जाता है। ठीक है यार, गुस्सा पता है कब लगता है? एक तो जब मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम होता है ना, उसी टाइम पे ये कोई ऑटो वाला जाएगा, कोई बाइक, ऐसे मतलब गली से कोई गुजरेगा नहीं, लेकिन जब मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम चलेगा ना, अब देखो ला के ही खड़ा कर दिए इसने यार, यार चलो ठीक है। इसमें पैडी, उड़द, मेज, कॉटन, ज्वार, जूट, बाजरा, ग्राउंडनट, अरहर, सोयाबीन, मूंग, ठीक है, इन टाइप की फसलों को ग्रो किया जाता है। ये जो क्रॉप होती हैं मेनली प्रोड्यूस्ड कहाँ होती हैं? तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। ये सब आप नोट करते जाइए, ठीक है, नोट्स तो फिर भी दूंगा। ओके, मेजर क्रॉप्स, अब हम बात करने जा रहे हैं मेजर क्रॉप। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, मेजर क्रॉप्स जो कि सबके यहाँ पे डेली कंज्यूम होता है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी है सब कुछ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और बात करेंगे सबसे पहले क्रॉप की, जो कि सबके यहाँ मिल जाता है, राइस। ठीक है, राइस, इट इज ए स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये एक तो ऐसा फूड क्रॉप है जो कि पूरे इंडिया में समझो तो इस कंज्यूम किया जाता है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, हमारी जो कंट्री इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। राइस को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर, अब देखो हाई टेम्परेचर है तो मतलब गर्मी ही चाहिए होगी, लो टेम्परेचर तो मतलब कूल चाहिए होगा। तो हाई टेम्परेचर यानी कि गर्मी चाहिए होती है above 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है एंड एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है अप टू 100 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, राइस कल्टीवेशन इज प्रेडोमिनेटली
प्रैक्टिस इन रीजन विथ एबंडेंट रेनफॉल और रिलायबल वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, कई वाटर रिसोर्सेज में भी राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न एंड कोस्टल एरियाज। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एंड कोस्टल एरियाज पे राइस को ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की, जिसका नाम है वीट। ओके, वीट। वीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। क्या बोल रहा है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, मतलब फर्स्ट कौन है? राइस था। ठीक है, इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अपने कंट्री में। ठीक है, ये रबी क्रॉप है, रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन ऑफ द टाइम ऑफ राइपनिंग। मतलब पकने के लिए इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है और कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, और इसको देखो 50 से 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल इसको चाहिए होती है। ठीक है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन आवर कंट्री, द गंगा सतुली प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। इसको याद रखना। गंगा सतुली प्लेन्स और ब्लैक सॉइल रीजन। ठीक है, ये दो ऐसे जोन्स हैं जहां पे वीट का ग्रो करने के लिए इसको माना गया है, मतलब एनसीईआरटी ने माना है कि ये वीट ग्रोइंग रीजन्स है। ठीक है, क्या है? वीट ग्रोइंग रीजन्स है, गंगा सतुलन प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट जाने से पहले राइस का जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा। ठीक है, दीज मिलेट्स आर नोन एज कोरस ग्रेन्स। ठीक है, इन्हीं मिलेट्स को कोरस ग्रेन्स भी कहा जाता है। मिलेट्स 3 टाइप के होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ज्वार, रागी, बाजरा। तो सबसे पहले हम ज्वार के बारे में पढ़ते हैं। ज्वार इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ठीक है, मेजर ज्वार प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहीं बाजरा की। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी प्लेन्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा जो होता है सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों पे ही ग्रो कर जाता है। ठीक है, मेजर बाजरा प्रोडक्शन स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है, देखिए जहां एक्सप्लेन करने वाली चीजें आएंगी, अभी जैसे कुछ देर पहले स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आया था एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहां मैंने बताया ना कि जमीन ऐसे रहती है, उसमें से घास को हटाते हैं, उस पर फिर पेट्रोल छिड़क के उसको जलाते हैं ताकि सॉइल। तो जहां एक्सप्लेन करने वाली चीजें रहेंगी तो वहां तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये सब एक रीड करके आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर जैसे सुनाते हैं ना, वो सुनाने वाली चीजें हैं। अब आपको लिखना है लेकिन ये चीज एग्जाम में, तो ये आपको दिमाग में फिट करनी है, तो इसको याद करना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि कॉपी पेन लेके बैठो। अब हम बात करते हैं रागी की। रागी इज वेरी वैल्यूएबल क्रॉप विच इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, रागी बहुत वैल्यूएबल क्रॉप होता है और कई तरह के आयरन, कैल्शियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ड्राई सीजन में बढ़िया से ग्रो करता है, जो कि ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, शैलो ब्लैक सॉइल्स, किसी भी मतलब किसी भी नहीं कह सकते हैं, रेड, ब्लैक, सैंडी, लॉमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स पे ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, जो मेजर रागी प्रोडक्शन है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और आंध्र प्रदेश में ये ग्रो होता है।
ठीक है, सॉरी इट्स नॉट आंध्र प्रदेश, इट्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेज के बारे में। मेज मतलब मक्का, कॉर्न। ठीक है, अब देखिए, इट इज ए क्रॉप विच इज बोथ यूज एज फूड एंड फॉडर। ठीक है, इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इस क्रॉप को ग्रोन करने के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। ठीक है, एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पे ये ग्रो होता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इन ग्रो इन रबी सीजन। ठीक है, बिहार में मेज को, मतलब बिहार में इस मेज को रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब देखो, इन सम स्टेट use of the modern inputs such as HIV seeds, fertilizers, irrigation have contributed to increase the production of maize। मतलब ये जो ज़्यादातर HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से अब जो है मेज का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, द मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्सेस के बारे में। ओके, पल्सेस के बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है पल्सेस के मामले में। देयर आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, कई मेजर सोर्स हैं प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। ये लेस मॉइस्चर होता है, मतलब इनको लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, लेकिन ये फिर भी ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। बट बीइंग अ लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ठीक है, ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, मतलब ये अगर मतलब ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होने के बावजूद भी एक्सेप्ट अरहर ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशंस में। ठीक है, देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। मेजर पल्सेस आर ग्रोन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, ये यहाँ पे ये ग्रो होता है। ठीक है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ठीक है, जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी। ठीक है, अच्छा वैसे कुछ लोग को ये भी लगता होगा कि मैं बड़ा बोरिंग सा आदमी हूँ, मतलब एकदम बस पढ़ाया जा रहा है, कुछ इंजॉयमेंट ही नहीं है। देखो, इंजॉयमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको ही मैं हंसा हंसा कर पढ़ाऊँगा। इकोनॉमिक्स में, ये डेमोक्रेटिक्स में, हिस्ट्री में, ये सब जगहों पे मैं पढ़ाऊँगा। जोग्राफी इवन बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं सही अगर आपके तरफ से मैं बोलूं तो ये सच में एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे खुद ये बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जो कि ये आना है तो आना ही है, तो बताना तो बताना ही है। ठीक है, बट ये बहुत बोरिंग लगता है मुझे, सही बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ हंसाने की बात आती है तो ज़रूर हंसाऊँगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें बस पेड़, फूल, पौधों यही सब पढ़ना है यार। चलो शुगर केन के बारे में पढ़ते हैं। शुगर केन, ठीक है, शुगर केन तो आई होप सबने खाया होगा, और खाया नहीं होगा तो गन्ने का जूस तो पिया ही होगा। ठीक है, ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, प्लस 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल भी चाहिए होता है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए जहाँ पे इरिगेशन नहीं होता है वहाँ पे हमें जहाँ इरिगेशन चाहिए होता है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है इस क्रॉप को उगाने के लिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैगरी, खांदसरी एंड मोलेसेस। ठीक है, मेजर शुगर केन प्रोडक्शन जो स्टेट्स हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब,
हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अब ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स के बारे में, ऑयल सीड्स, it is a wide variety of oil seeds are cultivated, such as India is the third largest producer of oil seeds, masale, oil seeds in the world after China and Canada। मतलब फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे कनाडा है, उसके बाद इंडिया है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडाइबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। ठीक है, कुकिंग में यूज किया जाता है इसका ज़्यादातर। However, some of these are also used as raw material in the production of soap and cosmetics। सोप और कॉस्मेटिक्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं था, बात करते हैं ग्राउंड नट के बारे में। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप होता है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि लगभग हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होती हैं। 2018 में इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर, मतलब ग्राउंड नट की प्रोडक्शन में, ठीक है, ग्राउंड नट की प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता था चाइना के बाद। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 2019-20 में गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोइंग बाय द राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। मतलब 2019-20 में गुजरात जो था सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चाय, चाय, सिर में दर्द हो तब चाय, ठीक है, टेंशन हो तब चाय, कुछ काम नहीं बन रहा तब चाय। मतलब एज अ स्नैपचैट पे तो जो लोग रहे तो वो तो चाय लवर, चाय लवर, चाय लवर। ठीक है, ट्रेन में हो, कुछ भी नहीं चल रहा तो चाय 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 चाय। तो चाय तो भैया मतलब की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कई लोगों ने इसे बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो मैं नाम नहीं दूंगा, ओके, जिनको समझना होगा वो समझ गए होंगे। खैर चलिए हम अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, टी कल्टीवेशन जो है वो एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। देखो, ब्रिटिश ने ही चाय को इन्वेंट किया था इंडिया में। ठीक है, टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस इंडिया के द्वारा ओन किए गए हैं। ठीक है, द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इनवर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, टी जो होता है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स में ग्रोन कर जाता है तथा इसे डीप एंड फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है, रिच, जो कि रिच इन ह्यूमस, ह्यूमिडिटी जिसमें ज़्यादा हो। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहिए ही होता है इसको। अब देखते हैं, frequent showers in evenly distributed over a year ensure the continuous growth of the tender leaves। ठीक है, frequent मतलब जो हल्की हल्की झीसी झीसी जो बारिश होती है वो सबसे अच्छी बारिश होती है टी के ग्रोथमेंट के लिए। ठीक है, टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। मेजर टी प्रोडक्शन स्टेट्स आर असम, तमिलनाडु, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल एंड केरला। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर्स की। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल्स का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अच्छा देखो, मैं इतने टाइम से मतलब आधा चैप्टर ये लगभग ख़त्म होने को आ गया। ठीक है, एक बात सबने नोटिस की होगी कि कहीं पे भी अगर लार्जेस्ट प्रोडक्शन की बात आ रही है ना तो इंडिया कहीं सेकंड पे है, नहीं तो थर्ड है, कहीं चाइना आगे है,
कहीं कनाडा आगे है, कहीं ब्राज़ील आगे है। ठीक है, ऐसा क्यों है? कहीं पे भी इंडिया फर्स्ट पे क्यों नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा धर्म, जाति, नीच पात जो है ना, अगर इन सब झंझटों में अगर इंसान पड़ा रहा तो इंडिया कभी भी नंबर 1 पे नहीं आ सकता है। ठीक है, चाइना में ऐसा नहीं है, भले वहाँ पे जो भी है, आई नो वहाँ पे भी मतलब किस तरह जानवरों को मार वार के जो भी खाया जाता है, आई नो, बट फिर भी वो आगे हैं सब, टेक्नोलॉजी के मामले में हो चाहे प्रोडक्शन के मामले में हो। ठीक है, मानते हैं वहाँ पे लोग अगर जिंदा केकड़ा खा जाएं या कुछ भी खा जाएं, ठीक है, आपके इंडिया में वो चीज़ नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छाई भी तो देखो ना उसकी। आखिर वो प्रोडक्शन में भी आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, तो आप उसमें अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो कि भाई वो केकड़ा मार के खा रहा है हम नहीं खाएंगे, ठीक है, तो आप उसकी अच्छाई भी देखो कि वो किस चीज़ में आगे है, तो उससे भी तो कंपटीशन करो। ठीक है, तो इनफैक्ट आप ये समझो, आपको उस तरह नहीं बनना है। ठीक है, धर्म जाति नीति कुछ नहीं रखा है इस सब चीज़ों में। ठीक है, जो एग्री करेंगे सो एग्री करेंगे, लेकिन बात अब जो है सो है। ठीक है, इंडिया को देखिए, इंडिया को अगर बदलना है तो मेहनत करनी होगी और कोई तरीका नहीं है। खैर, बात करते हैं इधर। इंडिया इज अ प्रोडक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। देखिए, टेम्परेट फ्रूट्स का मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय, बनारस ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रोट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं कि मतलब ये जितने भी फल फ्रूट कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे इतना ही दिया हुआ। तो अब हम बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की। नॉन फूड क्रॉप्स में जैसे कॉटन, रबर और जूट। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबने देखा तो मतलब नहीं है इसका ट्री, लेकिन यूज तो किया ही होगा सबने। ठीक है, इट इज एन इक्विलेटरल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, इक्विलेटरल क्रॉप होता है, इसे भी कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन ये भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो कर जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, ह्यूमस चाहिए होता है, विथ रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए होती है रबर की ग्रोमेंट के लिए। ठीक है, टेम्परेचर एबव चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस के। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गिरो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, अब देखो, अब कुछ एक छोटा सा टॉपिक आता है यहाँ पे जिसका नाम है फाइबर क्रॉप्स। ये भी नॉन फूड क्रॉप्स में ही आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक आता है फाइबर क्रॉप्स। देखिए, फाइबर क्रॉप्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो कॉटन है, मान लो क्या है ही, कॉटन है और जूट है। ठीक है, ये दोनों कैसे उगते हैं? सॉइल से। ठीक, लेकिन एक और फाइबर, ये इनके भी कपड़े बनते हैं, आपको पता ही होगा, कॉटन के भी कपड़े बनते हैं और जूट के भी बोरे वगैरह, बैग्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक कपड़ा और आता है सिल्क का। ठीक है, लेकिन सिल्क जो होता है वो सॉइल में नहीं उगता है। तो ये उगता कैसे है? तो ये उगता है एक कीड़े से, ठीक है, जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होता है ये फाइबर क्रॉप्स में आता है और ये लगभग
नॉन फूड क्रॉप्स में ही आता है। मतलब ये भी फाइबर क्रॉप्स हैं, लेकिन इनके बीच में ये डिफरेंस है, ये दोनों कॉटन और जूट दोनों ही फाइबर क्रॉप्स हैं, लेकिन सिल्क के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये दोनों सॉइल में उगते हैं, बट ये जो सिल्क है वो सॉइल में नहीं उगता है। एटलीस्ट कॉटन और जूट का भी सेम डिफरेंस आता है कि ये तो इन्हें भी कोई कीड़ा जनरेट नहीं करता है, इन्हें भी सॉइल ही जनरेट करती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकन्स ऑफ सिल्कवॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मोलवे। जो अभी मैंने बताया कि सिल्कवॉर्म से ये जनरेट होता है। करते हैं कॉटन के बारे में। ठीक है, रबर फाइबर क्रॉप्स में नहीं आता है, ये बात याद रखना। रबर जो होता है कभी फाइबर, क्योंकि रबर का कपड़ा उपड़ा नहीं बनता है। ठीक है, इन दोनों का बनता है कपड़ा, इन तीनों का। तो रबर नॉन फूड क्रॉप्स में केवल आता है, फाइबर क्रॉप्स में नहीं आता है। फाइबर क्रॉप्स में आता है कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, इंडिया को बिलीव रखा गया है कि ये ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट्स का। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप्स विच ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना, 2 मेन जोन्स हैं फॉर द ग्रोमेंट ऑफ व्हीट। ठीक है, उसी में से एक है कॉटन इज खरीफ क्रॉप्स विच ग्रो इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक कॉटन सॉइल्स को ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए, और लाइट रेनफॉल मतलब हल्की बारिश चाहिए होती है। कॉटन रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। इनको 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं मैच्योर होने के लिए। इट ऑल्सो रिक्वायर 200 फर्स्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ। 210 दिन लगभग इनको चाहिए होते हैं, और ब्राइट सनशाइन भी चाहिए होती है फॉर द ग्रोथ। ठीक है, 2018 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। ठीक है, अब देखते हैं 2018 का डेटा है। ठीक है, याद रखना। मेजर कॉटन प्रोडक्शन स्टेट्स आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, पंजाब और आंध्र प्रदेश। करते हैं जूट के बारे में। ठीक है, जूट इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। मतलब मैंने बताया ना, बैग्स वगैरह, कारपेट्स, मैट्स वगैरह बनाने के लिए जूट का यूज किया जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल एज रिन्यूड एवरी ईयर। मतलब जहाँ पे बाढ़ आके आया जाया करती है, वैसी जमीनों पर ये जूट अच्छे से ग्रो करता है। इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, मेजर जूट प्रोडक्शन स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पार्शली द नायलॉन। ठीक है, अब जो है इसकी हाई कॉस्ट की वजह से इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पार्शली द नायलॉन। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स के मार्केट को लूज कर रहा है और अब केवल पैकिंग वगैरह के काम पे ही आता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, पहले से तो ठीक ही लग रहा है ना राइटिंग। चलो, एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इंडिया है वो हज़ारों साल से होता आ रहा है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है,
एग्रीकल्चर जो है बहुत लोग क्या लगभग 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इंडिया के 60% से लगभग लिवलीहुड भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of country still depend on monsoon and natural fertility। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिससे खाने की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। ठीक है, मतलब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जो अभी भी जो फार्मर्स है, बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो प्रिमिटिव सब्सटेंस की फार्मिंग करते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब स्टिल डिपेंड अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद एक चीज हुई थी जिसमें कलेक्टिविजेशन को बैंड कर दिया गया। कलेक्टिविजेशन का मतलब जो ब्रिटिशर्स जो पहले जैसे टैक्स आ जाती थी लेने किसानों से कि भाई टैक्स दो इस फसल का, फसल भी ले जाती थी, टैक्स भी लेती थी, ऐसा बहुत सा सिस्टम था, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कॉन्सिलेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग, कोई भी किसी की जमीन को कब्जा नहीं कर सकता था। ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, कोई किसान ये नहीं कर सकता था कि दूसरे की जमीन में जाकर काम करे और उसको उसका ही पैसा ना मिले। ठीक है, जमींदारी का जो केस था उसको भी बैंड कर दिया गया था। ठीक है, और इसीलिए 1960s में एक टर्म आता है ग्रीन रेवोल्यूशन और 1970s में वाइट रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, देखिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन होता क्या है, मैं सीधी शब्दों में अगर बताऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है बेटरमेंट इन फार्मिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे साफ साफ ये कहता है कि फार्मिंग के तरीके को और भी ज़्यादा सुधारो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, और वहीं वाइट रेवोल्यूशन कहता है कि फोकस्ड ऑन मिल्क प्रोडक्ट, सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट पर नहीं, जितने भी वाइट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे पनीर, दूध, ठीक है, और भी जितने प्रोडक्शन है खाने वाली चीज़ें उन पर भी ध्यान दो। ठीक है, तो वहीं 1980 और 90s में होता क्या है, अ कंप्रेसिव लैंड डिपेंडेंट फॉर्मेज वाज इनिटेड विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म। तो कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिससे कि किसानों को फायदा हो। अब देखिए क्या है वो, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज। ठीक है, मतलब किसान को पूरा पैसा दिया जाएगा अगर उसकी फसल बर्बाद होती है ड्रॉट, सूखा पड़ने से, फ्लड, बाढ़ आने से, साइक्लोन या तूफान आने से, फायर यानी आग लगने से, या फिर किसी डिसीज यानी कि बीमारी की वजह से। ठीक है, कई जर्मन बैंक्स भी बनाए जाते हैं। उसके बाद कम्युनिटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स वर प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कई लोन्स भी दिए जाते हैं फार्मर्स को लो रेट इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द किसान क्रेडिट कार्ड सेवा, ठीक है, KCC, टू ऑफर चीप लोन्स। ठीक है, किसान क्रेडिट सेवा को भी लॉन्च किया जाता है जिससे कि उन्हें चीप लोन मिल सके। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स PAIS आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिट द फार्मर्स। अब देखिए ये था क्या, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है वो काम कर रहा हो, कोई मशीन है, ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन ही है, मान लीजिए उसका हाथ उसमें जाके फंस के कट गया तो वो इंसान तो पूरा बर्बाद। तो इसके लिए उसने इंश्योरेंस लॉन्च किया जिससे कि उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, वो अपनी ज़िंदगी कम से कम आराम से जी सके, उसका भी उसे पैसा दिया जाता था। दिया जाता है, थोड़ा सा प्यास लगा था, मैं पानी पीने चला गया था। 6 पॉइंट, यस, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। Special weather bulletins and agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television। आपने देखा होगा अपने टीवी पे कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जैसे मतलब फालतू प्रोग्राम्स जिन्हें आप नहीं देखते हो कभी। किसान वगैरह फार्मर की देखिए, मैंने इसमें ये डाल दिया, ऐसा फर्टिलाइजर डाल दिया तो मेरी खेती इतनी बढ़ गई। ऐसे टीवी में कई तरह के ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, DD नेशनल, DD किसान, ऐसे ही कुछ करके आते हैं सारे चैनल्स। तो वैसे ही कई तरह के रेडियो चैनल्स वगैरह लॉन्च किए गए रेडियो पे, टेलीविजन पे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस
minimum support price renewed and the pronouncement price important crops to check the exploitations of farmers, spectators and middlemen। मतलब एक ऐसा प्राइस सेट किया जिससे फार्मर्स को उनकी फसलों पर नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक मूवमेंट के बारे में, जिस मूवमेंट का नाम था भूधन ग्रामदन। ठीक है, इस मूवमेंट में होता क्या है, और पहले तो मैं बता दूं इस मूवमेंट को ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि गांव वाले परेशान होकर, जो जमींदारी का जैसे टैक्स वगैरह सब लग रहा था, तो ज़मीनें जैसे बांटनी होती हैं इस गांव में। ठीक है, तो बहुत लोग होते हैं कि भाई मुझे तो 10 एकड़ चाहिए, मुझे 20 एकड़ चाहिए, मुझे 50 एकड़ चाहिए, तो इसकी वजह से लड़ाई भी हो सकती थी वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मूवमेंट उसी लिए हो रहा था। लेकिन तभी एक इंसान वहीं उठते हैं जिनका नाम रहता है श्री रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, उनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, जो कि तुरंत अनाउंस करते हैं 80 एकड़ तक की ज़मीन है और 80 तक के विलेजर्स हैं, मतलब लगभग सबको एक एक एकड़ ज़मीन मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये मूवमेंट वहीं पे ख़त्म हो गया और तुरंत चालू हुआ था। तो ये एक छोटा सा ये एक टर्म था। इनफैक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। ओके, ये हो गया आप चैप्टर का एंड। उससे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब सबसे पहले ही कर देना होगा। मुझे पता है आपने पहले ही कर दिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया है कर दो यार। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी आज मज़े के मूड में हूँ। ओके, तो ये चैप्टर तो यहीं पे होता है ख़त्म, एग्रीकल्चर। अब जो है देखिए, बोल लेने दो यार, मतलब एरोप्लेन लेके ही निकल जाना है तुरंत। आज ही सारा एरोप्लेन लेके जाना है। जाओ 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 जाओ, गया। अभी भी है हल्की आवाज़, खैर सुनिए आप। ठीक है, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ये चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस बार के सिलेबस में ज्योग्राफी में लगभग 5 चैप्टर आ रहे हैं। इसके बाद मिनरल्स एंड कोर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है वो बचा हुआ है, तो वो भी जल्द ही कल परसों तक अपलोड वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डेमोक्रेटिक्स या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, तीनों किसी पर भी चलेंगे। इंग्लिश वाले चैनल पे भी, वहाँ पे भी वीडियोस अपलोड होंगी, इंग्लिश हिंदी वाले पे। अब हिंदी का भी वहाँ पे मैं डालूँगा, तो जल्द से जल्द वहाँ पे भी सब कुछ काम होगा। सिलेबस आपका टाइम पे ख़त्म होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।